ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट स्प्रिंग में कैसे कर सकते हैं, स्प्रिंग प्रोजेक्ट में। तो डिक्लेरेटिव और प्रोग्रामेटिक दो अप्रोच देखा था। तो मोस्ट प्रीफर्ड वे है डिक्लेरेटिव। प्रोग्रामेटिक वे शायद ही कहीं देखोगे। तो डिक्लेरेटिव एट ट्रांजैक्शनल हम लोग हमेशा मेथड लेवल पे कोशिश करो लगाने की, क्लास लेवल पे नहीं कभी भी। सर्विस लेयर पे लगाते हैं और मेथड लेवल पे, क्योंकि सर्विस से ही यूनिट ऑफ वर्क हम डिफाइन करते हैं। तो जो एट ट्रांजैक्शनल लगाते हैं हम लोग, इसमें कुछ एट्रीब्यूट हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे एक रोल ओवर एक्सेप्शन हमने लास्ट क्लास में देखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, बट कुछ पैरामीटर और हम लगा सकते हैं और वो हमें समझना ज़रूरी है अच्छे से, उसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में आएगा तभी आप प्रोजेक्ट में या कहीं भी लगा सकोगे। तो ये एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन जो है एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में ही होती है, मेथड लेवल पे लगाते हैं। तो 3 तरह के एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जो ऑप्शनल है। आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो नहीं लगाओ, बट ज़रूरत पड़ने पे लगाते हैं। और कहाँ-कहाँ कैसे यूज़ करते हैं वो मैं सारा एग्ज़ाम्पल आपसे डिस्कस करूँगा। पहला है प्रोपेगेशन लेवल। मतलब हम जो ट्रांज़ैक्शन सेट करना चाहते हैं, वो कहाँ-कहाँ तक प्रोपेगेट हो, वो किस जगह एप्लीकेबल हो। ज सर्विस लेयर पे जो मेथड पे लगाए हैं और मान लो वो दूसरी ट्रांस कॉल भी हो रही है, उस सर्विस कई सर्विसेज कॉल हो रही है, तो आपस में कैसे इंटरेक्शन हो, वो चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं प्रोपेगेशन लेवल से। क्या सर्विस लेयर पे जो ट्रांजैक्शनल हम लगाए हैं वहाँ पे नया ट्रांजैक्शन ही हमेशा बने, या पुराना ट्रांजैक्शन पहले से बना है वो ट्रांजैक्शन यूज करना चाहते हैं, या फिर कोई एक्सेप्शन आता है तो पेरेंट ट्रांजैक्शन को कोई इफेक्ट ना हो, चाइल्ड ही से रोल बैक हो। तो इस तरह के सारे सिनेरियो प्रोपेगेशन लेवल से ही डिसाइड करते हैं। इसमें कई सारे एट्रीब्यूट हैं, वो हम लोग देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है प्रोपेगेशन लेवल। उसके बाद आइसोलेशन लेवल चाहो तो लगाओ, ये ऑप्शनल होता है। जनरली ये यूज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में डायरेक्ट लगाते हैं डीबी लेवल पे। वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमारी डेटाबेस क्या सपोर्ट कर रही है, serializable है, रीड ओनली है, रीड कमिटेड, अनकमिटेड, जो हमने देखा था आइसोलेशन लेवल, वो लगाते हैं। तो जनरली हम लोग कभी भी मेथड लेवल पे नहीं लगाते। अगर लगाना है फिर भी आप लगा सकते हो आइसोलेशन। और तीसरा है, जो ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो वो क्या रीड ओनली ट्रांजैक्शन है, तो इससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होता है। तो रीड ओनली हम एट्रीब्यूट लगा सकते हैं कि भाई दिस ट्रांजैक्शन इज ओनली फॉर रीड पर्पस। ये गेट ऑपरेशन कर रहा है, रीडिंग पर्पस कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, तो वो बता सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज होना ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोपेगेशन लेवल। तो प्रोपेगेशन लेवल का ही अब हम एक एक एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट हमेशा लगा रहता है। इसको लगाते कैसे हैं प्रोपेगेशन लेवल को? इस तरह से, एट ट्रांजैक्शनल प्रोपेगेशन और प्रोपेगेशन डॉट जो भी पैरामीटर आप डिस्कस करेंगे वो सब। तो रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहो लगाओ या ना लगाओ, ये रिक्वायर्ड हमेशा एप्लीकेबल होता है। तो इस रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? इस रिक्वायर्ड का मतलब होता है इफ अ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट द मेथड विल ज्वाइन इट। मतलब पहले से कोई ट्रांजैक्शन अगर एग्जिस्ट करती है तो उसी ट्रांजैक्शन को ये भी मेथड, मतलब जो हम सर्विस पे लगा रहे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लिया हूं मैं कि मैं ऑर्डर सर्विस बना रहा हूँ लेट सपोज, और एक पेमेंट सर्विस भी है। ठीक है, दो सर्विसेज है मेरी, हो सकती है। जब हम ई कॉमर्स का ही मोस्टली मैं एग्जांपल लेके चला हूँ, तो ई कॉमर्स में अगर ऑर्डर करते हैं तो पेमेंट भी प्रोसेस करते हैं कि नहीं, कि ऑर्डर रिपोजिटरी कॉल किया, पेमेंट सर्विस को भी कॉल किया। तो ये यहाँ से सर्विस ही कॉल हुई ना, सर्विस का एक मेथड कॉल हुआ, यानी ये सर्विस पे भी हम ट्रांजैक्शन लगाएंगे। तो यहाँ भी रिक्वायर्ड लगाया। तो
अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम तो यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो इफ नो ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट अ न्यू वन विल बी क्रिएटेड, मतलब एक नया ट्रांजेक्शन यानी सेट ऑटो कमिट फॉल्स और वो सब जो होता है बिगिन ट्रांजेक्शन वो खुद ही लगा देगा इस पे। ठीक है, अब उसके बाद प्लेस ऑर्डर हुआ, ऑर्डर रिपोजिटरी कॉल हुई, उसी ट्रांजेक्शन के अंदर में काम हुआ कंप्लीट, अभी क्लोज नहीं होगा ट्रांजेक्शन। अब ये पेमेंट सर्विस को कॉल करने के लिए चला गया, पेमेंट सर्विस पे जब आया यहाँ भी देखा ये एट्रीब्यूट है, तो इस एट्रीब्यूट का रिक्वायर्ड का मतलब क्या, इफ अ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना पुरानी वाली, क्योंकि वो क्लोज तो इस लाइन के बाद होगा, इस मेथड के बाद, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जब यहाँ आया तो वो देख रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ट्रांजेक्शन, तो वो पुरानी ट्रांजेक्शन में इसको रखेगा, और उसके बाद पेमेंट रिपोजिटरी जाके कॉल हुई। मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए ये ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड ये सब का मतलब क्या है। तो अगर इन केस कोई फेल्योर आया तो यहाँ से ये रोल बैक तो होगा, ये भी रोल बैक हो जाएगा, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ऑर्डर भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, और ऑर्डर अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ऑर्डर भी सक्सेसफुल होगा, दोनों ट्रांजेक्शन कमिट होगी, तो ये यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन हो गई ना। देख लो दो डिफरेंट सर्विस, लेकिन एक यूनिट कैसे डिफाइन हुआ, समझ में आया, समझ में आया अभिषेक, आप लोग को भी। तो ये देखो रियल टाइम एग्जांपल सब ले रहा हूँ, ये रियल टाइम में ही जरूरत होगी, प्रोजेक्ट लेवल पे बहुत जरूरत होती है। अगर ये नॉलेज ना हो तो फिर कैसे काम करोगे। ठीक है, तो जब भी आपको लगा कि इसमें से मान लो तीन सर्विस, एक ही मेथड से तीन सर्विस आप हिट कर रहे हो और तीनों सर्विस मस्ट है, तो सभी के सर्विस के मेथड में क्या लगाओगे, एट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड जाके एट रिक्वायर्ड नहीं, प्रोपेगेशन डॉट रिक्वायर्ड। ठीक, और ये नहीं भी लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट देखते हो मोस्टली आप लोग ने एड ट्रांजेक्शन लगा के चलते हो प्रोजेक्ट में, बाकी कुछ लगाए नहीं होगे, तो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो वो हमेशा पेरेंट चाइल्ड को सपोर्ट करता ही है, तो ये सारे एक ट्रांजेक्शन में कहे जाते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन, जितना भी एक मेथड से कॉल करते हो, इसलिए एड ट्रांजेक्शनल भी काम कर जाता है सिर्फ अकेले, क्योंकि ये डिफॉल्ट ऑन रहता है। ठीक है, क्लियर है, इसके बारे में ट्रांजेक्शनल एट्रीब्यूट के बारे में पूछा जाता है भाई, इसलिए मैं इतना अच्छे से आप लोग को समझा रहा हूं ताकि एकदम क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हूं, पढ़ लेना जो मैंने बोला। अब आते हैं रिक्वायर्ड न्यू। रिक्वायर्ड न्यू क्या करता है, सस्पेंड एनी एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन होगा उसको सस्पेंड करेगा, रोक देगा, और हमेशा नया ट्रांजेक्शन ही बनाएगा। तो ये किस सिनेरियो में लगाएंगे, जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, मान लो प्लेस ऑर्डर किए और कुछ नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं किसी को, नोटिफिकेशन मेल के थ्रू भेजते हो या मैसेज के थ्रू जाता है ना, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड, तो ऑर्डर सर्विस को हमने कॉल किया, ऑर्डर सर्विस सेव किया। अब यहाँ पेमेंट मैंने नहीं लगाया, पेमेंट को तो एट ऑर्डर वो रिक्वायर्ड से आप कंट्रोल करोगे, और आगे बता रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन भी भेज रहे हो, नोटिफिकेशन सर्विस अलग होगी, तो नोटिफिकेशन सर्विस में मैंने एट रिक्वायर्ड न्यू लगाया, इसलिए क्योंकि ये डिपेंड, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आपकी ऑर्डर हो गई, पेमेंट हो गई, आपका काम तो हो गया ना मेन। अब ये क्या करेगा, अपना नया ट्रांजेक्शन से अपना काम करे, ताकि अगर कोई फेल्योर भी हो तो ये इम्पैक्ट ना हो ऊपर वाला। तो यहाँ पे एट रिक्वायर्ड रहा, लेकिन नोटिफिकेशन में एट रिक्वायर्ड न्यू हो गया, तो क्या करता है ये, जब भी यहाँ से कॉल होगा यहीं पे अपना पूरा करंट ट्रांजेक्शन इसी के लिए एप्लीकेबल होगा रिक्वायर्ड वाला, बाकी यहाँ के लिए क्या होगा, एक नया ट्रांजेक्शन बन के यहाँ क्लोज होगा। समझ में आ रहा है, देखो एक बात बताओ, नोटिफिकेशन का मतलब समझते हो, क्या समझते हो, मैसेज या मेल, आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो अमेजन पे,
तो आपके पास मैसेज आता है। अगर लेट सपोज उस समय मैसेजिंग सिस्टम हो सकता है कोई वेंडर पे डिपेंड करता हो सकता है नेटवर्क खराब हो, मैसेज फेल हो जाए, ना आए, पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या लगता है कि मैसेज अगर सर्वर से डिलीवर नहीं हो रहा है क्लाइंट को, अगर कुछ फेलियर आए, क्या ऑर्डर को आप होल्ड पे रखोगे या ऑर्डर को सक्सेस करोगे? अगर ऑर्डर भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, तो मैसेज क्या इंपॉर्टेंट होता है? लेट जाए, बाद में जाए, वो शेड्यूलर लगा देंगे। अगर यहाँ से फेल हुआ तो कोई शेड्यूलर लगाए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई ऐसी आपकी, जैसे आप कॉल की अपनी सर्विस, कोई ऐसी बीच में सर्विस और कॉल कर रहे हो जिसकी आपकी डिपेंडेंसी लगती है कि इस मेन ब्लॉक पे है ही नहीं, वो एडिशनल वर्क है बस। तो एड ऑन्स वर्क है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एट रिक्वायर्ड न्यू, कि भाई पुराने वाले को सस्पेंड करो, पुराने वाले पे डिपेंड मत बनो, अपना खुद एक नया ट्रांजेक्शन पे काम करो और ये काम कंप्लीट करके खत्म काम। अगर फेल्योर आया तो मेरा ओरिजिनल पेरेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन पढ़ो, एक एक लाइन सब में इंपॉर्टेंट रख दिया हूं। सस्पेंड एनी एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, जब भी ये कॉल होगा, अगर यहाँ रिक्वायर्ड कर देते मान लो, तो क्या होता, ऑर्डर जाएगा और नोटिफिकेशन भी जाएगा, तभी दोनों चीज चलेगी। समझ में आ रहा है? जैसे ऊपर वाले में ऑर्डर और पेमेंट किए थे, और ठीक है, लेकिन यहाँ रिक्वायर्ड न्यू क्यों किए? क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता नीचे वाले पे। हाँ, इसको एक ट्रांजेक्शन जरूर चाहिए, तो रिक्वायर्ड न्यू किए कि ऑलवेज नया ट्रांजेक्शन लो जी, क्या जरूरत है पुराने वाले पे। ठीक है, तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होगा। तो ऐसा काम बहुत चीजों के लिए करते हैं, ऑडिट ऑपरेशन करना है, लॉगिंग करना है, वहां करंट ट्रांजेक्शन को हम क्यों हिलाएंगे, तब वहां पे रिक्वायर्ड न्यू का यूज करते हैं। तो ये समझना, जब आप कोड लिखोगे तो आपको तो पता रहेगा ना कि भाई ये डिपेंड है कि नहीं हमारी मेन फंक्शनलिटी पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे फिर। लेकिन चीजें पता होंगी तभी लिखोगे ना। तो जब सर्विस डिफाइन कर रहे हो तो आपको पता होगा, अच्छा यार नोटिफिकेशन सर्विस है, ये सर्विस डिफाइन कर रहे हैं, ये तो हमेशा नया ही ले, अच्छा है, ये डिपेंड नहीं करता किसी पे, तो रिक्वायर्ड न्यू करके बनाएंगे। कॉल तो यहाँ से किए, लेकिन रिक्वायर्ड न्यू करके बनाए। ठीक है, तो एक सपोर्ट करके ऑप्शन होता है। सपोर्ट में क्या करता है, एग्जीक्यूट विद इन ट्रांजेक्शन इफ वन एग्जिस्ट, अदरवाइज इट एग्जीक्यूट नॉन ट्रांजेक्शन। मतलब जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये मान लो आप व्यू करते हो ना सारे लिस्ट ई कॉमर्स पे, अमेजन पे सारी लिस्ट व्यू करते हो, तो गेट ऑल प्रोडक्ट, इस तरह का सर्विस बनाओगे प्रोडक्ट सर्विस में, बनाओगे ना गेट ऑल प्रोडक्ट। अब गेट ऑल प्रोडक्ट किसी और पे डिपेंड करता है, करे या ना करे, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन मिलता है तब भी चले, ना मिले तब भी चले, क्योंकि ऑल गेट ऑपरेशन है। गेट ऑपरेशन कभी भी ट्रांजेक्शन पे डिपेंड तो करता नहीं है, आप चाहो लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। गेट हम ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कहाँ करते हैं, जहां इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा हो मोस्टली। ठीक है, नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, ऑर्डर सेव हो रहा है, वहां ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करते हैं ना। गेट वाले सेलेक्ट वाले चीज ऑपरेशन में कभी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि अगर एग्जीक्यूट करेगा ये, प्रोपेगेट सपोर्ट लगाओगे, अगर कोई करंट उसको मिला ट्रांजेक्शन तो उसके साथ ही कर जाएगा, और नहीं तो नॉन ट्रांजेक्शन, अगर कोई नहीं भी मिला तब भी चलेगा, मस्त चलेगा। ठीक है, समझ में आया? नॉन सपोर्टेड, एक मिनट, ऊपर वाला सपोर्ट था ना, इट इज एग्जीक्यूट नॉन ट्रांजेक्शनली, यूजफुल मेथड ऑप्शन सपोर्ट बट डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड वन। ठीक है, वही था।
नॉन सपोर्टेड जो है सस्पेंड एनी एग्जिस्टिंग, हमेशा एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन को सस्पेंड करेगा और बिना ट्रांजेक्शन के चलेगा। जैसे रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, रिपोर्ट के लिए कोई ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं होती। जनरली हम लोग जब एडमिन लेवल पे रिपोर्ट देखते हैं वो इंडिपेंडेंट चलता है कंप्लीटली, ना ही वो प्रोडक्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना ही किसी चीज पे। तो रिपोर्ट अगर यूजर भी आप देख रहे हो, मान लो आप ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहते हो, एक रिपोर्ट देखना चाहते हो मेरी ऑर्डर की पूरी सारी रिपोर्ट, साल भर की रिपोर्ट, उसके लिए अपना कुछ सर्विस बनाए, जनरेट ईयरली रिपोर्ट करके कुछ मेथड बनाए। तो उसको क्या करोगे भाई, वो अपना एक कंप्लीट विदाउट ट्रांजेक्शनल चले, चाहे कोई मिले या ना मिले, वो जनरल चलाओ। तो इसके लिए हमने नॉन सपोर्टेड लगाया। चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, तब भी चलेगा, क्योंकि इसके लिए ट्रांजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो ये करंट ट्रांजेक्शन कोई आएगा उसको सस्पेंड कर देगा। ऊपर वाला सस्पेंड नहीं कर रहा था, ऊपर वाला यूज कर रहा था। अगर करंट मिल गया तो उसको यूज कर लेगा, और नहीं मिला तो विदाउट ट्रांजेक्शन चलेगा। नीचे वाला क्या बोल रहा है कि करंट अगर मिलेगा तो उसको सस्पेंड रोक देगा और विदाउट ट्रांजेक्शन ही चलेगा हमेशा। तो बेस्ट है नॉन सपोर्टेड यूज करो या कुछ भी यूज मत करो, तो अपने आप नॉन ट्रांजेक्शन चलेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं यूज करोगे तो अपने आप नॉन ट्रांजेक्शन चलेगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, करंट ट्रांजेक्शन कोई होगा तो बाय डिफॉल्ट अगर ऐड ट्रांजेक्शन लगाए तो वो रिक्वायर्ड बन जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अगर ऐड ट्रांजेक्शनल यूज कर लिए तो प्रॉपर प्रोपेगेशन लेवल जरूर यूज करो ध्यान से। मैंडेटरी, रिक्वायर्ड एग्जिस्टिंग टू एग्जीक्यूट इफ नो ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट, एक्सेप्शन थ्रोन। मतलब इसको हमेशा एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर कोई नहीं मिला तो ये क्रिएट नहीं करता नया, ये सीधे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। पहला वाला जो था रिक्वायर्ड, वो क्या बोलता था कि अगर एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन मिलता तो उसके साथ चलेगा, नहीं तो नया क्रिएट कर देगा। लेकिन मैंडेटरी क्या बोलता है कि अगर कोई नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन रेज कर दूंगा, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन चाहिए ही चाहिए मुझे। तो ऐसी चीजें जैसे ऑडिट की सर्विस, ऑडिट वर्क समझते हो क्या होता है, पहले ये बताओ तब आगे बताओ। ऑडिट लॉग ये सब समझते हो? नहीं नहीं, वो ऑडिटिंग सीए की ऑडिटिंग अलग होती है। ऑडिटिंग होती है मतलब चेक करना हमें फ्यूचर के लिए, लेकिन जैसे मान लो जब तुम जीमेल पे लॉगिन करते हो तो वो पूरी हिस्ट्री तुम्हारी रखता है, किस आईपी से किस समय तुमने किया था। तो जैसे मान लो ये जीमेल का ही है, लॉगिन यूजर है मान लो, मेथड ट्रांजेक्शनल तुमने लगा दिया, तुमने यहाँ वैलिडेट यूजर का एक मेथड कॉल किया मान लो। तो वैलिडेट यूजर तो एक काम है ही, वो काम होगा, लेकिन तुम चाहते थे कि जो यूजर आया उसका पूरा डिटेल, उसकी आईपी एड्रेस, किस समय आया, हर एक डिटेल रिकॉर्ड रखना, और वो मैंडेटरी चाहते थे कि वो रखना ही है। तो ऑडिट सर्विस बनाते हैं उसके लिए अलग से, वो अलग टेबल में हम लोग डेटा रखते हैं कि ये यूजर ने इस समय इस चीज को हिट किया, सारी ऑडिटिंग रखते हैं क्या क्या चीज वो किया। तो ऐसे काम के लिए हम चाहते हैं कि जो करंट ट्रांजेक्शन आ रहा है उसी ट्रांजेक्शन के साथ ऑडिटिंग वर्क भी हो साथ में, कोई नया ट्रांजेक्शन ना बने या। तो दोनों एक दूसरे पे, मतलब ऑडिट सर्विस कंप्लीटली हमें लगा कि ये डिपेंड है यूजर वैलिडेशन पे। ये अगर वैलिडेट हुआ तो हमें ऑडिट उसका चाहिए कि कब वैलिडेट किए थे, किस आईपी से आया था, किस जोन से आया था, किस रीजन से आया था कॉल, वो सारी डिटेल चाहिए। रिक्वेस्ट में आती है ना सारी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट में, तो सारे निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए ऑडिट सर्विस सब बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट जब है कि आप दूसरी सर्विस को करंट ट्रांजैक्शन पे ही एग्जीक्यूट करना चाहते हो, और ये आप बोल रहे हो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ना मिले ये सर्विस को तो ये कभी चलेगी ही नहीं, कोई नया ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं होगा। अगर रिक्वायर्ड लगा देते तो नया ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाता, लेकिन इस चीज के लिए आप चाहते थे कि करंट ट्रांजैक्शन के कमिट के साथ ही ये भी कमिट हो, दोनों एक साथ डेटाबेस में जाके कमिट हो, पहले यूजर अपडेट हो और तुरंत उसके बाद ये भी कमिट हो, इसके लिए किया।
और रिक्वायर्ड वाले में क्या है, ये तो कमिट हो गया, उसके बाद ये कमिट होगा। अगर करंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नया खुद का वो बना के बिगिन और एंड करेगा। तो रिक्वायर्ड में ये था। तो मैंडेटरी और रिक्वायर्ड में डिफरेंस समझ में आया? देखो ये नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए चीजें रखो, एट्रीब्यूट सब दिमाग में कि मैंडेटरी होता है, सपोर्ट होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं इंटरव्यू में, ठीक है, उतना सब अंडरस्टैंड करता है, लेकिन एटलीस्ट जानते तो हो ना प्रोपेगेशन लेवल क्या होता है, ये जरूरी है जानना। और एक दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट आपके टिप्स पे हो, कोई दिक्कत नहीं, हर तो मुझे भी याद नहीं रहता है इतना। वो तो हम लोग जब कोड करते हैं तो इक्लिप्स शो करता है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इतना कंफ्यूजन होता है, वहां तो आता है ना डिस्क्रिप्शन, देख के भी आदमी यूज कर लेता है। नेवर, ensure that method is never run within transaction through an exception if transaction exists। अगर कोई ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये हमेशा ऑलवेज एक्सेप्शन रेज करेगा। कुछ ऐसी काम जैसे कैशिंग की काम हम लोग करते हैं, हम चाहते हैं कि कभी भी उसको कोई ट्रांजेक्शन पहले से ना मिले, कभी भी ना मिले, तो उस चीज को हम लोग एट नेवर करके करते हैं कि इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन कभी मिले ही ना, अगर मिलता है तो एक्सेप्शन ऑलवेज रेज करो। बहुत सारे हैं यार। नेस्टेड, execute within nested transaction if one exists, allowing the parent transaction to roll back independently of nested one। अच्छा, ये क्या है कि अगेन पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप में ये चलता है। इसमें क्या है कि अगर जैसे ये ऑर्डर सर्विस है, ऑर्डर सर्विस हमने एग्जीक्यूट किया और इनवॉइस भी मान लो जनरेट हो रहा है, तो यहाँ हम चाहते हैं कि मेरा इनवॉइस, अगर ये कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये रोल बैक इंडिपेंडेंटली हो जाए, पेरेंट इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट ना पेरेंट में, ठीक है। तो इस केस में हम लोग नेस्टेड यूज करते हैं। अगर चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम आई तो सिर्फ चाइल्ड रोल बैक हो, पेरेंट उसकी वजह से रोल बैक ना हो। अलाउइंग द पेरेंट, अच्छा एक मिनट, अलाउइंग द पेरेंट टू रोल बैक इंडिपेंडेंटली ऑफ नेस्टेड वन, suitable for case where you want to find get control over rollback behavior in sub नहीं 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 नहीं, सॉरी मैं गलत थोड़ा बोल दिया। if generate invoice fail only nested transaction rollback parent transaction place still commit, ठीक है ठीक है। तो लैंग्वेज में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है, इफ जनरेट इनवॉइस फेल, ये वाला मेथड फेल होता है मान लो, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ नेस्टेड ट्रांजेक्शन, यानी ये जो चाइल्ड है यही रोल बैक होगा, पेरेंट ट्रांजेक्शन कैन स्टिल कमिट, वो स्टिल चलेगी पेरेंट, ये चीज। तो ऐसे केस में हम लोग नेस्टेड लगाते हैं। तो जनरली नेस्टेड, रिक्वायर्ड न्यू, ये तीन जनरल यूज करते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट जनरली यूज तो करते नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए चाहिए। तो ये था प्रोपेगेशन लेवल। इसी का समराइज व्यू यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जितने प्रोपेगेशन है, कि रिक्वायर्ड में एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन चाहिए कि नहीं, ज्वाइन कर लेता है एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, ये सस्पेंड करता है, ज्वाइन करता अगर कोई एग्जिस्ट है तो, सस्पेंड, ज्वाइन, थ्रो एक्सेप्शन, क्रिएट सेव पॉइंट, न्यू ट्रांजेक्शन क्रिएट करेगा कि नहीं, एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि नहीं, ओवरऑल ये आप अपने ध्यान में अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। तो ये था आपकी पूरी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फुल। तो आई थिंक आप थोड़ा इस प्रोजेक्ट पे अब जब काम करोगे तो इसको देख के कुछ हेल्प मिलेगा प्रोजेक्ट पे, वहां पे लगाना, ठीक है। तो सारी स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं बताया हूँ, ताकि हाइबरनेट का यहाँ कुछ भी नहीं आया अपना। अब एक लॉकिंग मोड होता है, लॉकिंग मैकेनिज्म हाइबरनेट में होता है, जो मैं आपको स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही बता रहा हूँ।
लॉकिंग मैकेनिज्म मैंने कल आपको बताया था ना कि हम लोग कॉन्करेंसी जो कंट्रोल करते हैं, कॉन्करेंसी जो एसिड प्रॉपर्टी होती है उसमें कॉन्करेंसी एक बिहेवियर होती है। उसमें क्या होता है कि अगर सेम रो पे डेटा जा रहा है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लॉक लगाते हैं। राइट करते समय खास तौर से लॉक लगाते हो। क्या रो लेवल लॉक लगाना चाहते हो, टेबल लेवल लॉक लगाना चाहते हो? तो लॉकिंग मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि आपकी डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो। मेन ये चीज़ है, जो कल हम लास्ट क्लास में हम लोग सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करते क्यों है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अभी तक जो हम लोग देखे हैं वो तो नॉर्मल देख लिए, लेकिन अगर दो ट्रांजैक्शन हम जैसे बोलते हैं एक ब्राउज़र से हिट गई और उसी समय सेम यूज़र की मोबाइल से भी हिट गई, तो क्या होगा? तो उस समय वैसे सिनेरियो में लॉकिंग मैकेनिज्म, जब देखो जहाँ आप पेमेंट से रिलेटेड वर्क नहीं कर रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पेमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं वहाँ मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगर एक साथ जाती है एक ही यूज़र की, तो वो दिक्कत है कि एक से डेबिट हुआ, दूसरे में क्रेडिट हुआ, तो वहाँ अगर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ करके, तो हमारे हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो लॉकिंग मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन एक साथ एक ही टेबल के एक ही रो पे हिट करने का चांसेस हमें लगता है, यूजिंग मल्टीपल डिवाइसेस यानी एक ब्राउज़र, एक मोबाइल, एक और कोई ले लो इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट क्या कोई और मीडियम से टैबलेट से कर रहा है, ठीक है? एक हस्बैंड कर रहा है, एक वाइफ कर रही है सेम यूज़र के अकाउंट से। तो उस केस में कैसे हम लोग हैंडल करें? लॉकिंग मैकेनिज्म हमें लगाना ज़रूरी होता है। तो लॉकिंग मैकेनिज्म जेपीए के थ्रू 2 टाइप के प्रोवाइड किए गए हैं। एक है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, एक है पेसिमिस्टिक लॉकिंग। ऑप्टिमिस्टिक लॉगिंग लॉकिंग हम लोग खुद अपने कोड में प्रोग्रामेटिक करते हैं कंप्लीटली, और पेसिमिस्टिक लॉकिंग जो है ये जो हमारी ओआरएम टूल है वो मोस्टली प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग जो करते हैं 2 फील्ड पे किया जाता है, दोनों में से किसी एक फील्ड पे कर सकते हो, या वर्जन या टाइम स्टैम्प, ठीक है? तो इसका मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा लॉकिंग। पेंट में थोड़ा एग्जांपल बना के देता हूँ। जैसे मान लो ये आईडी फील्ड है और ये मान लो ईमेल है, ठीक है? 2 फील्ड है और मेरे पास मान लो 2 डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस मैं बना रहा हूँ। एक ब्राउज़र से हिट करो और एक मोबाइल, और ये किस चीज़ के लिए मैं बना रहा हूँ? मान लो ये भी यूज़ कर रहा है और ये भी उसी रिकॉर्ड को यूज़ कर रहा है मोबाइल से। क्या ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं? मान लो लेट्स सपोज प्रोफाइल अपडेट। हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, तो ब्राउज़र से भी खोल लो, मोबाइल से भी खोल लो, ठीक है? उसी पेज को एक ही यूज़र ने दोनों जगह खोल लिया, हो सकता है कि नहीं पॉसिबिलिटी? बताओ पहले ये। मोबाइल पे भी खोले, ब्राउज़र पे भी खोले और प्रोफाइल को अपडेट करने जा रहे हैं, पॉसिबल है कि नहीं? ठीक। तो जो ब्राउज़र पे दिख रहा है
अपडेट करेंगे तो कुछ डेटा दिखता है ना पहले से, और उसके बाद अपडेट बटन होगा, यहाँ भी वही डेटा दिख रहा होगा, और उसके बाद अपडेट बटन होगा। तो मान लो ब्राउजर से एक्स पर्सन ने खोला, मान लो हस्बैंड है, और उसी प्रोफाइल को वाइफ ने खोला मोबाइल पे। लेट सपोज दो अलग अलग पर्सन ने खोला, एक ही समय खोला, और एक फील्ड ईमेल है, उसको अपडेट इसने देख के किया, इसने भी ईमेल को जो था उसको अपडेट किया। तो इसको जो ईमेल दिखा उसके हिसाब से इसने अपडेट किया, इसको जो ईमेल दिखा अपने मन से इसने अपडेट किया, और दोनों ने एक ही साथ भेजा सेव करने के लिए, एक ही समय। बहुत रेयर में, मतलब नैनो सेकेंड का डिफरेंस होता है ट्रांजेक्शन में। तो ये T1 ट्रांजेक्शन है और ये T2 ट्रांजेक्शन है। एक ही टेबल के एक ही रिकॉर्ड पे जा रहा है अपडेट करने, आईडी दोनों के लिए सेम ही होगा। तो ये ट्रांजेक्शन जाएगा, जाके अपडेट करेगा पहले, मान लो पहले पहुंचा T1 अपडेट किया, और T2 भी जाके मान लो उस पर ओवरराइट किया। अब दोनों रिफ्रेश करेगा तो इसको क्या दिखेगा? ईमेल T2 वाला जो इसने अपडेट किया था, ये तो खुश हो जाएगा कि भाई जो भाई अपडेट किया था वही दिख रहा है, लेकिन ये सोचेगा अरे क्या हो गया, ये मैंने अपडेट कुछ और किया था, आ कुछ और गया। तो ये डर्टी रीड का सिनेरियो था। तो ऐसे केस में हम लोग लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं कि जब दो ट्रांजेक्शन जा रहा है तो क्या ऐसा काम करें, कैसे इसको मैनेज करें अगर सेम डेटा पे वो काम करने जा रहा हो। हमारा ये क्रूशियल डेटा है, चलो ये तो प्रोफाइल का था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा क्रूशियल डेटा होता है कि भाई ये जो देख के सोच के कर रहा है, ये जो सोच के कर रहा है वो इम्पोर्टेंट था, तो उस केस में डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, यहाँ भी हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक और फील्ड, अपने हर टेबल के कॉलम, एक और कॉलम बनाते हैं, चाहे वर्जन बना लो चाहे टाइम स्टैम्प रख लो। जनरली हम लोग वर्जन रखते हैं। तो करते क्या है, जब भी फर्स्ट टाइम इसमें इंसर्ट हुआ इसका वर्जन नंबर कर देते हैं, मतलब इसमें इंसर्ट अपडेट जब भी होगा इस रिकॉर्ड में, हर रिकॉर्ड का वर्जन नंबर चेंज हो जाएगा। तो जब ये डेटा रीड हुआ था मान लो, तो उस समय इसके पास वर्जन नंबर भी गया होगा, और इसके पास भी वर्जन नंबर उस समय 1 था, और जब यहाँ रीड किए थे तो उस समय भी इसके पास वर्जन नंबर क्या था? 1 था। आईडी ईमेल गया प्लस वर्जन भी गया। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? मतलब हम डेटा पूरा रिकॉर्ड को रीड किए और वर्जन के साथ रीड किए। जब फर्स्ट टाइम इंसर्ट हुआ होगा तो वर्जन जरूर अपडेट हुआ। हम ये फील्ड ऐसा रख रहे हैं कि हर इंसर्ट में इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, हर अपडेट में इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में हुआ तो 1 ही हुआ होगा ना इसका। अब इसको रीड कर रहा है दोनों, तो जब रीड कर रहा है तो पूरा रिकॉर्ड हम रीड करते हैं जेपीए के थ्रू, कि पूरी मान लो ये प्रोफाइल नाम का एंटिटी है तो प्रोफाइल को रीड किया, ये प्रोफाइल यहाँ दिखाए यहाँ भी दिखाए। वर्जन नहीं दिखाते हैं, हिस्ट्री वो तो हिडन रहता है। जब अपडेट करते हैं तो अपडेट करते समय ये अपडेट का ट्रांजेक्शन जब गया, और यहाँ से जब अपडेट का ट्रांजेक्शन सॉरी गया, ये ऊपर वाला 1 था, तो उस समय यहाँ पे हम लोग कोड में चेक लगाते हैं, प्रोग्रामेटिक अगर करेंगे कि बिफोर अपडेटिंग दिस रिकॉर्ड चेक करो जो वर्जन नंबर डेटाबेस में है और जो वर्जन नंबर इसके एंटिटी में रखा हुआ है, इसके एंटिटी में जब ये राइट कर रहा है तो वर्जन क्या है? 1 है, 1 ही होगा। और इसके एंटिटी में भी जब राइट कर रहा है तो 1 ही है, क्योंकि वही वर्जन नंबर उठ के गया था, वही वर्जन नंबर ये राइट भी कर रहा है। और डेटाबेस में मान लो ये पहले पहुंचा तो ये जाके राइट किया, ईमेल को तो राइट कर दिया, वर्जन को 1 से क्या किया? 2 कर दिया डेटाबेस में। उस समय 2 तुरंत होगा इसका। अब ये जाएगा यहाँ पे राइट करने ईमेल को, तो सबसे पहले चेक होगा जो वर्जन नंबर इसके पास है क्या है? 1 है, डेटाबेस में क्या है? 2 है। तो ये देखा दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इस समय ये स्टेल डेटा मतलब आपके पास ओल्ड डेटा है, तो तुरंत एक्सेप्शन हैंडल किए और हम इसको मैसेज भेजे, भाई तुम अपने स्क्रीन को रिफ्रेश करो बिकॉज यू आर होल्डिंग ओल्ड डेटा, यू आर अपडेटिंग ऑन दोज डेटा विच इज ओल्ड। तो ये रिफ्रेश करेगा
तो ये ईमेल उठ के फिर आएगा, जिसमें उठ के आएगा तो इसके पास फिर वर्जन नंबर क्या आ जाएगा, एंटिटी में 2, क्योंकि गेट किया, और फिर ये अपडेट किया, कुछ अपडेट करके जैसे ही डालेगा 2 और 2 मैच किया, और इसको जाके फिर 3 कर देगा जब अपडेट करेगा सेकंड। समझ में आया? तो ये होता है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। इंटरनल इतना देखो, इतना जो मैंने बताया ये इंटरनल प्रोग्रामेटिक पहले करते थे जब हाइबरनेट ये सब नहीं था। अब सिंपल करते क्या, एट वर्जन एनोटेशन बस इंट्रोड्यूस कर दो, खुद हाइबरनेट जेपीए ये काम करेगा, वो खुद ही एक्सेप्शन रेज कर देगा। तो ओवरऑल आपको पिक्चर इसलिए समझाया कि इंटरनल ये सारे काम हो रहे हैं, वो हाइबरनेट जेपीए खुद करता है। तो आपको करना क्या है, अपनी जो एंटिटी बनाते हो उसमें एक वर्जन नाम का एट्रीब्यूट और ऐड कर दो, बस इतना ही काम करना है। बाकी तो आप जैसे जैसे ये प्रोडक्ट था उसकी रिपोजिटरी बनाए, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस लेयर पे बस क्या करोगे, जब भी आप सेव ऑपरेशन या अपडेट ऑपरेशन कर रहे हो, कैच कर लो ऑप्टिमिस्टिक लॉक, क्योंकि वो रेज होगा। अगर स्टेल डेटा होगा तब उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लो। समझ में आ रहा है कितना इजी कर दिया हाइबरनेट और स्प्रिंग ने इस काम को? खुद ही अपडेट कर देता वर्जन, वो सारा काम करता है। तो बस आपको कैच करना रहेगा, एक एट्रीब्यूट लगाए और उसके बाद कैच किए। तो दिस इज ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। रिलाई ऑन वर्जन या टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प यूज कर लोगे तो टाइम स्टैम्प पे करेगा, बट टाइम स्टैम्प को हम रीड नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि वो तो बहुत अजीब सा नंबर रहता है। तो टाइम स्टैम्प देखो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्मेट में रहता है, तो वो हमेशा चेंज होता है, तो टाइम स्टैम्प भी अपडेट कर सकते हो आप चाहो तो, बट बेस्ट रहता है वर्जन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे कॉन्फ्लिक्ट डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकते हैं, उससे हमें बचाता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एंटिटी में सर ने बता दिया तो वर्जन लगाते चलेंगे ना, जहां वैसा एंटिटी आपको क्रूशियल लगता है वहां लगाओ, हर एंटिटी में मत लगाना, क्योंकि इसमें देख रहे हो ना कितना ऑपरेशन इंटरनल करना पड़ रहा है हाइबरनेट को। भाई वो भी तो इंसर्ट अपडेट ही करेगा, और करेगा क्या, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट कितनी बार करेगा, सोचो। तो उतनी क्वेरी फायर होगी, तो परफॉर्मेंस स्लो होगा कि नहीं। तो एक चीज ये ध्यान रखना, लॉकिंग तो होता है तो वहां, लेकिन परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चल भाई, नैनो 300 नैनो सेकेंड की जगह 800 नैनो सेकेंड ले लिया, चल हो तो गया, कम से कम डेटा तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग आपको समझ में आया? गुड। पेसिमिस्टिक लॉकिंग, वैसे भी नाम से भी पता चलता है, आशावादी निराशावादी, है ना। तो ये ये भी करते हैं जनरली, ये क्वेरी लेवल पे हमको करना है, यहाँ तो एंटिटी लेवल पे किए ना, क्वेरी लेवल पे लॉक लगाना है, तब हम इसको तो लगा नहीं पाएंगे। जो हम लोग क्वेरी लिखते हैं फाइंड बाय ये सब रिपोजिटरी में, हम चाहते हैं उसी समय लॉक लगे, कि इंसर्ट कर रहे हैं तब लॉक लगे, अपडेट कर रहे हैं तब लॉक लगे, ऐसे ना लगे हर केस में। ठीक है, तब पेसिमिस्टिक लॉकिंग मतलब, और परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए पेसिमिस्टिक लॉकिंग पे जाते हैं। टू प्रिवेंट कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन, बेसिकली ये भी कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन को ही प्रिवेंट करता है, और इसके साथ आता है एट्रीब्यूट एट लॉक यूज करते हैं। तो ये कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो पेसिमिस्टिक लॉकिंग बेसिकली डेटाबेस लेवल पे ये जाके लगाता है, और जब जैसे मान लो हम लोग क्वेरी इस तरह लिखते हैं ना, फाइंड बाय आईडी विथ, कुछ भी लिखो, क्वेरी अपना लिखते हैं, कस्टम क्वेरी जो भी है हाइबरनेट का, नेटिव क्वेरी लिखो, जो आप जिस तरह की जेपीए वाली क्वेरी लिखो, जेपीक्यूएल लिखो, उसके ऊपर बस लॉक लगाते हैं, एट लॉक, कि इस क्वेरी के लिए लॉक लगाओ। तो जनरली देखो सेलेक्ट के लिए लॉक कभी नहीं लगाते,
वो तो मैंने एग्जांपल की तरह दे दिया। इंसर्ट अपडेट में लॉक लगाओ। और लॉकिंग भी दो तरह का होता है, रीड और राइट। रीड मतलब प्रिवेंट डर्टी रीड अलाउइंग अदर ट्रांजेक्शन टू रीड। ठीक है, तो ये हर ट्रांजेक्शन को रीड करने के लिए अलाउ कर देगा। लेकिन राइट ऑपरेशन में क्या होगा, अगर राइट लगा दिए लॉक, तो प्रिवेंट एनी अदर ट्रांजेक्शन फ्रॉम रीडिंग और राइटिंग। ना रीड करने देगा ना राइट करने देगा। रीड लगाओगे तो वो रीड करने के लिए सिर्फ अलाउ करेगा, लेकिन राइट करते समय लॉक लगाएगा। क्लियर है? राइट अपडेट मतलब इंसर्ट अपडेट जब करोगे तो वो लॉक लगा देगा रीड में। सिर्फ रीड के लिए अलाउ कर रहा है, बोल रहा है जितने उस रो को रीड के लिए आएगी कॉल मैं अलाउ करूंगा, लेकिन अगर राइट के लिए आई तो उस समय लॉक लगा दूंगा और रीडिंग को अलाउ करूंगा। लेकिन अगर आपने पेसिमिस्टिक राइट लिख दिया, तो अगर मान लो 3 ट्रांजेक्शन आती है, एक राइट के लिए आती है, 2 रीड के लिए आती है, उस समय राइट वाला अगर पहला घुसा तो उस समय लॉक लगा देगा, रीड वाला भी पहले घुसा तो लॉक लगा देगा, कुछ और करने ही नहीं देगा उस रो पे। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर मान लो राइट वाला घुस भी गया और 2 रीड वाले आ रहे हैं, तो रीड के लिए ये अलाउ करेगा कि भाई रीड ही तो करने जा रहा है, रीड कर लो। तो डर्टी रीड हो सकता है, क्योंकि राइट करते समय हो सकता है ना, हम सिनेरियो देखे थे, वो अभी डेटा चेंज किया लेकिन कमिट नहीं किया, तो डर्टी रीड, इसलिए डर्टी रीड हो सकता है, लेकिन वो राइट करने, दूसरा राइट करने नहीं भेजेगा उस समय। और यहाँ तो रीड और राइट सबको लॉक लगा देगा। तो बहुत अच्छा, अगर जैसे बैंकिंग में हम करना चाहते हैं तो वहां पे राइट लॉक लगाएंगे कि भाई जब तक राइट प्रॉपर ना हो जाए तब तक दूसरा रीड भी ना कर सके, क्योंकि वो तो गार्बेज डेटा, स्टेल डेटा चला जाएगा। समझ में आया पेसिमिस्टिक लॉकिंग कैसे लगाएंगे? इजी है। तो ये था, बाकी ये क्या है, हाँ ये तो वो है तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर लॉक आया उसके बाद एक्सेप्शन हैंडल करना है, तब उसके लिए ये रिपोजिटरी ऊपर हम लोग बनाए थे उसको कॉल कर रहे हैं, एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। तो लॉकिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये तो अब मैंडेट नहीं है, इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये ऑप्शनल हो गया। तो आपको ये देखना होगा लॉकिंग किस तरह का डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, क्योंकि वो लेवल, जो लेवल ऑफ लॉक ऊपर हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वो तो अप्लाई होगा। और आप ऑप्टिमिस्टिक लॉक एक्सेप्शन, अगर ऑप्टिमिस्टिक लॉक लगाओगे तो ये एक्सेप्शन आएगा, पेसिमिस्टिक लगाओगे तो ये आएगा, और दोनों लगाओगे तो दोनों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों का हैंडल सर्विस लेयर पे ही करोगे। जैसे यहाँ पे कैच में लगा दिया, चाहे पेसिमिस्टिक आए या ऑप्टिमिस्टिक लॉक, कोई भी एक्सेप्शन आए प्रॉपर यूजर को मैसेज देना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सब ध्यान रखना। यहीं तक था आपका पूरा हाइबरनेट से रिलेटेड, जितनी भी चीजें थी जो बची हुई वो सब कवर किया। स्प्रिंग का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फुल कवर हो गया। अब ये कुछ भी नहीं बचा। अब नेक्स्ट क्लास जो मेरा अब बचता है, इस मंथ का डिज़ाइन पैटर्न बचता है, जो डिज़ाइन पैटर्न हम लोग देखेंगे अगले क्लास से। ठीक है।